नमस्कार, बड़ी खबर तेज नजर लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। हमारे इस आधे घंटे के शो में 24 घंटे की सबसे बड़ी खबरों की हमारी पूरी पड़ताल हम करेंगे। पूरे रफ्तार के साथ आपको हम खबरों के हर पहलुओं से रूबरू कराएंगे, वो भी बिना किसी ब्रेक के। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की तूफान का सफर पूरे सटीक विश्लेषण के साथ। मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में एक ऐसा स्कूल है जहां बच्चों को पढ़ाई नहीं बल्कि गाली देना सिखाया जाता है। ये काम करता है खुद स्कूल का प्रबंधक राजीव सिंह। रत्ना पब्लिक स्कूल नाम के स्कूल में करीब 500 बच्चे पढ़ते हैं। मामला कैमरे के सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन थाने में भी उसकी अकड़ नहीं गई। वो गाली गलौज लगातार यहाँ कर रहा है। और मैं गाली दूंगा, जिस दुनिया की ताकत को रोकना हो रोक ले। मेरे बस में नहीं कि मैं अपनी गाली को रोकूं। और मेरे दरिया मुझको दरिया दरिया तू क्या कर लोगे रे? क्या कर लोगे रे? दरिया भी नहीं पा रहे अच्छे से। अरे जा रहा लाल गति मरी है। आजमगढ़ के गाली सिखाने वाले स्कूल का खुलासा जी संगम पर होने के बाद अब जिला प्रशासन हरकत में आया। जिलाधिकारी ने स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। डीएम ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर स्कूल पर ताला लगाने के आदेश जारी किए हैं। वहीं गाली सिखाने वाले स्कूल को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ के तेवर तल्ख है। संघ ने स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की और इस घटना को बेहद गंभीर बताया है। खतरनाक और निंदनीय घटना है और ऐसी स्कूलों में बच्चों को संस्कार के लिए भेजा जाता है कि वो पढ़ लिख करके अच्छे और संस्कारित बने, और वहां जाकर के अगर वो गाली सीख के आते हैं तो हम तो चाहेंगे प्रशासन से भी कि वो ऐसे विद्यालय पे कड़ा रुख अख्तियार करें। अरे ये तो बहुत निंदनीय घटना है। इसमें प्रशासन को बहुत कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और अपने बच्चों को हम लोग तो स्कूल से निकाल ही लेंगे। जी संगम को बहुत बहुत धन्यवाद ये खबर दिखाने के लिए। शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक बनाए गए अभ्यर्थियों के सत्यापन में कई सनसनीखेज फर्जीवाड़े सामने आए हैं। एक शिक्षा मित्र पिछले 9 सालों से अंक पत्रों में हेराफेरी करके नौकरी कर रहा था, तो वहीं बोर्ड में सक्रिय दलालों ने 40 शिक्षा मित्रों के फर्जी सत्यापन ही भेज दिए। इस पे सत्यापन करवाया जा रहा है। जो फर्जी पाए जा रहे हैं उस पे कार्रवाई होगी। जैसा होगा उसके बाद उस पे विचार किया जाएगा। बायोडाटा निकलवाएंगे, अगर वो सही पाया जाएगा तो ठीक है। अगर उसने कहीं उलटफेर किया, फर्जी पाया गया तो निकाल दिया जाएगा नौकरी से। गौरतलब है कि अगस्त 2014 में कानपुर महानगर में 773 शिक्षा मित्रों को समायोजित करके सहायक अध्यापक बनाया गया था और अब उनके वेतन के लिए उनके शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जा रहा है। लेकिन इस सत्यापन में एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। दरअसल बोर्ड में सक्रिय दलालों ने यहाँ के शिक्षा मित्रों से पैसा लेकर उनके फर्जी सत्यापन रिपोर्ट ही भेज दी। फर्जी वालों के इन बड़े खुलासों के बाद शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया है और बीएसए ने इन सभी संदिग्ध शिक्षा मित्रों के वेतन रोकने के साथ ही जांच के आदेश दे दिए हैं। लैक्सेट घोटाले के 7 दोषियों को आज सजा सुना दी गई। स्पेशल मैजिस्ट्रेट पीसी एक्ट लल्लू सिंह ने दोषियों को सजा का ऐलान किया। एमडी ब्रह्म प्रकाश को 10 साल की सजा सुनाई गई है और उन पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह दूसरे अफसरों पर भी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जितना बड़ा अफसर उतनी ही बड़ी सजा। कोर्ट ने विवेचक के रवैये पर भी काफी ऐतराज जताया और ये कहा कि ठीक ढंग से विवेचना नहीं की गई और जाने अनजाने कुछ सबूतों को रहने दिया गया। लैक्सेट घोटाले मामले में कोर्ट ने तत्कालीन चीफ इंजीनियर गोविंद शरण श्रीवास्तव को 10 साल कैद और 90 लाख का जुर्माना लगाया। एमडी ब्रह्म प्रकाश सिंह को 10 साल की सजा 1 करोड़ 30 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जीएम पंकज त्रिपाठी को भी 10 साल की कैद 90 लाख का जुर्माना देना होगा। अधिशासी अभियंता दिनेश साहू को 50 लाख का जुर्माना और 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा अभियंता अजय दोहरे, संजय कुमार, अनिल अग्रवाल को भी सजा और जुर्माने से दंडित किया गया है। यूपी का लैक्सेट घोटाला 200 से 250 करोड़ के बीच का है। इसकी रकम इतनी ज्यादा होने का खुलासा अगस्त 2012 में उस वक्त हुआ था जब मामले की जांच कर रही पुलिस ने पूर्व जीएम पंकज त्रिपाठी को रिमांड पर लेकर छापेमारी की थी। 2 बार हुई छापेमारी में करोड़ों के भुगतान के दस्तावेज गायब मिले थे। पूछताछ में पता चला था कि लैक्सेट को कई विभागों से करोड़ों का काम मिला था और सभी ने इसमें जमकर धांधली की।
कानपुर देहात में पानी की टंकियों को लेकर एक बड़ा घोटाला सामने नजर आया है। वहीं अधिकारियों और ठेकेदारों की बंदरबाट ने सरकारी धन को चूना लगाने का भी काम किया है। क्योंकि टंकियां तो बनकर तैयार हो गई, 75% काम भी हो गया, बावजूद इसके 25% काम क्यों नहीं हुआ है, इस पर जल निगम के अधिकारियों की नजर अब तक नहीं है। उम्मीदों पे पानी फिरा है? जी हाँ, मिला ही नहीं पानी। पिछले कितने समय से मतलब इसमें सप्लाई नहीं हो रही है? लमसम हो गए 1 साल। योजना का काम चल रहा है, ये आपकी जो है दिसंबर में पूरा होना है इसको। तो इसके तो काम मतलब काफी आपकी टंकी पूरी हो गई है। वहीं बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच हुई इस बंदरबाट पर सरकार की नजर, शासन की नजर कब जाएगी और इन पर जांच कौन बिठाएगा, साथ ही इन पर कार्रवाई कब तक होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लखनऊ पुलिस ने गौरी मर्डर केस का खुलासा जिस तरह से किया था वो उसी समय से सवालों के घेरे में आ गया। कई बातें ऐसी उठी जिसको लेकर पुलिस जवाब नहीं दे पाई। बाद में एक और खुलासा जो जी मीडिया ने किया, उसके माध्यम से ये पता चला कि जो आरी खरीदी गई थी वो पुलिस वालों ने खरीदी थी। उसके बाद अपनी बात को सच साबित करने के लिए लखनऊ के एसएसपी ने एक वीडियो जारी कर ये दिखाने की कोशिश की कि एक मामूली आरी से एक हड्डी काटी जा सकती है। हालांकि उस खुलासे पे भी सवाल उठे, क्योंकि जो हड्डी काटी जा रही थी उसमें 2 पुलिसकर्मी हड्डी काटने में लगे हुए थे। बहुत सी भ्रांतियां इसमें उठाई जा रही हैं। जैसा पुलिस आरी खरीद के ले गई, हमने खरीदवाई थी, मैंने एसएसपी से बात की, खरीदवाई थी जिससे कि हम उसको वेरीफाई कर सकें कि ये कह रहा है सही है कि नहीं है। अगर इसमें एक नहीं है, इसमें 4 अपराधी होंगे, तो 4 अपराधी इसमें वो होंगे। हम उनको हम निरुद्ध कराएंगे, एनएसए लगाएंगे। तो ये माना जाए कि अभी आधा अधूरा खुलासा हुआ है और आने वाले समय में कुछ और नई कड़ियां इस पूरे केस में जुड़ेंगी। लखनऊ के गौरी हत्याकांड में पुलिस की आरी थ्योरी पर सवाल उठने के बाद बीजेपी ने पुलिस के रुख पर सवाल खड़े करे हैं। बीजेपी नेता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि पुलिस ने जो वीडियो दिखाया उसमें 2 लोग मिलकर आरी चला रहे हैं, फिर अकेला शख्स गौरी की हत्या कैसे कर सकता है। उन्होंने कहा कि परिजनों को न्याय के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री ने कल कहा कि पुलिस पर भरोसा करें। प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री के कहे पर और पुलिस पर भरोसा कर रही है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के 2 विभाग, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की थ्योरी, दोनों में जब मेल नहीं खाएगा तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठेंगे। और फिर जब जो विभाग, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की थ्योरी में दोनों में जो डिफरेंस है, जो कथनी में विभेद है, उसका समाधान तो करना चाहिए। इस पूरे हत्याकांड में परिजनों को क्यों नहीं विश्वास में लिया जा रहा है? जो उनकी आशंकाएं हैं उसका समाधान तक तो पुलिस कर नहीं पा रही है। सड़क से लेकर जेलों तक उत्तर प्रदेश में माफिया और गुंडों का राज कायम है। ताजा मामला मुरादाबाद जिला जेल से है, जहां जिला जेल के जेलर पीके सिंह को कुख्यात अपराधी संजीव चौधरी ने मोबाइल पर जान से मारने की धमकी दी है। संजीव चौधरी ने जेलर पीके सिंह को ये धमकी एक बार नहीं बल्कि कई बार दी है। प्रकरण मेरे संज्ञान में आया था और जेलर साहब की तहरीर पर इस पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। उनका एलिगेशन एक फरार अपराधी है संजीव चौधरी नाम का, जो कि अमरोहा से पेशी से लौटते समय फरार हो गया था। उनका कहना यह है कि उसने फोन करके उनको धमकाया है और जान से मारने की धमकी दी है। जेलर को कुख्यात अपराधी द्वारा जान से मारने की धमकी दिए जाने के बाद जहां कुख्यात अपराधी संजीव चौधरी और इसके 3 साथियों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, वहीं जेलर पीके सिंह के घर की सुरक्षा भी पुलिस द्वारा बढ़ा दी गई है। पीलीभीत में भी सैकड़ों की संख्या में मानव अंग यानी बिसरे पोस्टमार्टम हाउस के एक खस्ताहाल कमरे में धूल चाट रहे हैं। बताया जा रहा है ये बरसों पुराने हैं, क्योंकि पिछले 4 साल से जो पोस्टमार्टम हो रहे हैं उनके बिस्तरे संबंधित थानों को भेज दिए जाते हैं, लेकिन कई वर्षों से इन सैकड़ों बिस्तरों का निस्तारण नहीं हो पाया है। जब हमने उनको हैंडओवर कर दिया पुलिस को, तो अब ये उनकी जिम्मेदारी है। वो पुलिस की लापरवाही है जो वहाँ की लापरवाही मानी कैसे जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग
पुलिस का मामला बताकर अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है, वहीं पुलिस इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अब देखना है कि इन धूल चाटते बिसरों का निस्तारण कब होता है। दिन तक भागवत कथा का आयोजन किया गया, वहीं आखिरी दिन वहां भंडारे का भी आयोजन हुआ था, जिसमें आरोप है कि दलितों को खाना परोसने से रोका गया। इस मामले में एक भाजपा नेता सहित 14 लोगों पर FIR भी दर्ज की गई। इसी मामले को लगता है कि राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और आज इसी मामले में बसपा के जोनल कोऑर्डिनेटर मिस्टर ब्रह्मस्वरूप सागर आज गांव में लोगों से मिलने पहुंचे। वहीं CO और SDM से भी उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि इसमें जल्द से जल्द लोगों की गिरफ्तारी करी जाए। BSP के जोनल कोऑर्डिनेटर थे, उनके साथ लोग थे आए थे। ये वसीम दाऊदी वाली घटना के बारे में जानकारी चाह रहे थे हमसे। हमने कह दिया तो मुकदमा पंजीकृत है और कार्रवाई की जा रही है। ये घटना बनाई गई है, ये जानबूझ करके भाजपा और RSS के लोग, कुछ लोग जानबूझ करके जातीय भावना भड़काने में लगे हैं और इससे हमने अपने लोगों को सावधान भी किया है। किसी भी बड़े शहर में होटल कल्चर को सिर्फ और सिर्फ इसलिए प्रमोट किया जाता है ताकि वहां का लोग ठहरें और परिवार के साथ एंजॉय कर सकें, लेकिन गाजियाबाद के होटल पार्क में अय्याशी के अलावा कुछ नहीं होता था। रोजाना रात को वहां पर रेव पार्टियां आयोजित की जाती थी। जी हां, जब गाजियाबाद पुलिस ने इस होटल में कल रात रेड की तब जाकर बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने इस मामले में 70 से ज्यादा लड़के लड़कियों को गिरफ्तार किया है। रेव पार्टी कराने के आरोप में पुलिस ने होटल के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। होटल के मालिक ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि होटल का धंधा आजकल काफी मंदा चल रहा था, इसलिए होटल में होने वाले रोजमर्रा के नुकसान को पूरा करने के लिए उसने अपने होटल में रेव पार्टी कराना शुरू कर दिया। लेकिन जिस तरीके से गाजियाबाद के एक होटल में रेव पार्टी करने का मामला सामने आया है, उसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने सबक लिया है और अब उसके राडार पर शहर के सभी नामचीन होटल है। पुलिस ये देखने का प्रयास करेगी कहीं किसी होटल में इलीगल धंधा तो नहीं हो रहा है। नोएडा में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आधार पर अभी तक 16 लोगों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग के दावों की बात करें, जिला अस्पताल में जो स्वाइन फ्लू के वार्ड बनाए गए हैं वहां पर ताले लटके हुए हैं। अगर 66 लोगों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं, उनमें से 16 लोगों की पुष्टि हो चुकी है, तो ऐसे में एक न एक मरीज जरूर स्वाइन फ्लू वार्ड में रुकना चाहिए था। अब तक हमने NCDC को 66 नमूने भेजे। 66 नमूनों में से 37 की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें से 16 केस की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। आइसोलेशन वार्ड बनाया है जो सील किया हुआ है और यही के लिए बल्कि पूरे प्रदेश में हमने अधिकारियों को, डॉक्टर्स को हाई अलर्ट पर रखा है और लोग पूरी तरीके से हम लोग जुटे हुए हैं। अभी 29 और नमूनों की रिपोर्ट आनी बाकी है। वहीं अगर प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि करीब 100 के आसपास स्वाइन फ्लू के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं जिला अस्पताल एक तरफ इन आंकड़ों में, जो स्वास्थ्य विभाग है आंकड़ों में हेराफेरी करने में लगा हुआ है, दूसरी तरफ जो पेशेंट हैं उनको भी सही तरीके से इलाज नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते दूसरे अस्पतालों में या दिल्ली में जाकर लोग स्वाइन फ्लू का इलाज करा रहे हैं। धर्मनगरी अयोध्या के मद्देनजर फैजाबाद रेलवे स्टेशन खासा महत्व रखता है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन मॉडल स्टेशन के रूप में जाना जाता है, लेकिन मॉडल रेलवे स्टेशन के रूप से जो सुविधाएं होनी चाहिए फैजाबाद रेलवे स्टेशन को वो नहीं है। मसलन फैजाबाद में जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है उसका विस्तार नहीं है, साथ ही जो यहाँ पे और अन्य सुविधाएं हैं सुरक्षा को भी लेकर, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे नहीं है। यात्री की सुविधा के लिए हर समय उपलब्ध, कोई दिक्कत नहीं आई, ना आने देंगे। कि हमारे यहाँ एक प्लान होता है, उसी प्लान के तहत बजट अलॉट होता है, बजट अलॉट होने के बाद काम होता है। फंडिंग के लिए ही सारे काम रुके हुए हैं। कई बार यहाँ से प्रस्ताव जाते हैं, लेकिन रेल मंत्रालय में ये प्रस्ताव पेंडिंग रहते हैं और बजट के अभाव में ये सारे कार्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि इस बार जो बजट सत्र आने वाला है, इस बार जो बजट पेश हो रहा है, उसमें फैजाबाद के लोगों को बहुत अपेक्षाएं हैं। जदयू से जीतन राम मांझी के निष्कासित होने के बाद मांझी समाज आंदोलन करने के मूड में है। वाराणसी के सभी 84 घाटों के मांझी समाज के नेता कल एक दिन का नौका परिचालन ठप करके ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि मांझी, मछुआरे, केवट, बिंद, ये तमाम जो लोग हैं इस समाज के, वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार
या तो ये फैसला वापस लें या फिर ये समझ लें कि ये तमाम लोग उनके खिलाफ हैं। कल हमारे 85 घाट के जो मुखिया है अपनी नौका बंद करके तथा समेत घाट पर विशाल धरना देंगे, उसी प्रकार हम लोग कल धरना देके नीतीश कुमार और लालू और मुलायम सिंह यादव को बताने का काम करेंगे। और आंदोलन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को भी ये बताना चाहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी भी जदयू के साथ है अगर इस मुद्दे पर, तो माझी समाज उनके भी खिलाफ है और आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के खिलाफ माझी समाज होगा। दिल्ली के मनोनीत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह मनीष सिसोदिया के साथ पीएम आवास पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मोदी से राष्ट्रीय राजधानी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग समेत दिल्ली के तमाम विकास के मुद्दों पर बातचीत की। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये दोनों पूर्ण बहुमत वाली सरकारों को मिलकर अब दिल्ली के एक बहुत बड़ा इशू जो पूर्ण राज्य का मुद्दा है वो सॉल्व करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में हमें भरोसा दिया है कि वो इस पर पूरा विचार करेंगे। 15 मिनट तक चली इस बैठक के दौरान केजरीवाल ने मोदी को 14 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने का निमंत्रण भी दिया। हालांकि मोदी ने अपनी व्यस्तता के चलते शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने में असमर्थता जरूर जताई है, लेकिन उन्होंने केजरीवाल को यह आश्वासन दिया है कि अब केंद्र में और दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार है। केंद्र सरकार अपनी तरफ से दिल्ली के विकास के लिए हर संभव मदद करेगी और जरूरत पड़ने पर हर वक्त राज्य सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में हुई करारी हार का साइड इफेक्ट साफ दिखाई पड़ रहा है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश संगठन में दूसरे दलों से आए हुए नेताओं की ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी है। चल रहा सदस्यता अभियान और पार्टी में ज्वाइनिंग। चल रहा सदस्यता अभियान में 31 मार्च को खत्म होने के बाद अप्रैल मई में सत्यापन का काम होगा। हम घर घर जाएंगे और ठीक कार्यकर्ता को एक सदस्यता का कार्ड देंगे। पार्टी ने कहा है कि दल हित में अगर आवश्यक भी हुआ तब भी टिकट और पद का आश्वासन किसी भी कार्यकर्ता को नहीं दिया जाएगा। पार्टी में बाहर से लोगों के शामिल करने का जहां तक विषय है, भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता रणनीतिक दृष्टि से यदि होगी तो हम पार्टी में शामिल करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव में भारी जीत के बाद उत्साहित पार्टी तबातोड़ दूसरे दलों से आए हुए नेताओं की ज्वाइनिंग करा रही थी, लेकिन दिल्ली में हुई हार के बाद सबक लेते हुए बीजेपी ने अब इस पर रोक लगा दी है। बीजेपी को यूपी में अगर मिशन 2017 को कामयाब करना है तो उसके लिए जरूरी है कि संघ एक बड़ी जिम्मेदारी निभाए। उसी कड़ी में आगामी 15 फरवरी से कानपुर के निराला नगर के इसी मैदान में संघ राष्ट्र रक्षा संगम कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम को सफल और ऐतिहासिक बनाने के लिए संघ ने अपने पुराने स्वयंसेवकों से संपर्क साधा है। इसी के साथ ही कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा स्वयंसेवकों को लाने के लिए कई गट नायक और गट प्रमुख बनाए गए हैं और सभी को ताकीद की गई है कि प्रशिक्षण शिविर में आने वाले सभी स्वयंसेवक अपने पूर्ण गणवेश में होंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने बौद्धिक के जरिए न सिर्फ यूपी में कमजोर होते संघ के संगठन में दोबारा प्राण फूंकने की कोशिश करेंगे, बल्कि बीजेपी के लिए मिशन 2017 की जमीन भी तैयार करेंगे। कानपुर के एक डॉक्टर ने पाकिस्तान की महिला की जिंदगी रोशन कर दी। कराची की रहने वाली शाहिदा की दोनों आंखें नहीं हैं। पाकिस्तान में डॉक्टरों ने आंख बदलने की सलाह दी तो लेकिन आंख बदली नहीं। इसके बाद कानपुर के डॉक्टर महमूद रहमानी ने उन्हें भारत बुलाया, अपने खर्च पर अस्पताल में भर्ती किया और उनकी एक आंख बदली। डॉक्टर की रिक्वेस्ट पर ही कुलवंती नाम की महिला के परिजनों ने महिला की आंखें दान में दी थी। आंख बदलने के बाद शाहिदा ने कहा कि वो पाकिस्तान जाकर लोगों से कहेंगे कि हिंदुस्तान से मोहब्बत वो लेकर आई हैं। बुंदेलखंड में अपने बुलंद हौसलों के चलते भूमाफियाओं का सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जारी है और प्रशासन इनके आगे नतमस्तक है। मामला विकासखंड के गांव सिझरी का है, जहां गांव के दबंगों ने तालाब की जमीन पर कब्जा कर खेती कर डाली। जब गांव के प्रधान ने इसकी शिकायत प्रशासन से की तो मामले में प्रशासन ने खामना पूर्ति की। हालांकि अब तहसीलदार मामला संज्ञान में आने के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। देवरिया के कचहरी परिसर में वकीलों की गुंडागर्दी सामने आई। बेखौफ वकीलों ने सरेआम पुलिसकर्मियों को पीटना शुरू कर दिया और लगातार कचहरी के
अंदर जमकर हंगामा किया है। वकीलों के खौफ से मीडियाकर्मी भी परिसर के अंदर जाने से डर रहे थे। आपको बता दें, बीती शाम कुछ वकील कोतवाली परिसर में किसी मामले को लेकर तहरीर देने पहुंचे। मामले में धारा बढ़ाने को लेकर पुलिसकर्मियों से इनका विवाद हुआ। इसी से नाराज होकर आज वकील परिसर के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ में गोमती नगर के अवध अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल से कूदकर एक युवती ने अपनी जान दे दी। अपार्टमेंट के लोगों ने घटना की खबर पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई है। पांडे जी हैं जो किसी फ्लोर से जाकर उन्होंने छलांग लगा दी है, जो नीचे गिरी है, उनका सर क्रश हो गया है और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। ये पीछे विपुल खंड में रहती हैं, जहाँ उनकी 2 बहनें और रहती हैं। उनकी तीसरी बहन रश्मि पांडे जो यहीं बगल वाली बिल्डिंग में जो कैनरा बैंक की एम्प्लॉई में वो रहती है। अभी और चीजों की छानबीन की जा रही है कि क्या परिस्थिति थी, क्यों इन्होंने छलांग लगाई है जिससे इनकी मृत्यु हुई।